तो लोक शिक्षण संचालनालय के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे का ये पहला अभ्यास पेपर है विज्ञान कक्षा 10 का। तो चलिए हम पूरे इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये इसमें 60 प्रश्न दिए गए हैं। इसकी जो समय सीमा है वो 120 मिनट है। इसमें हमने क्या किया है, प्रत्येक क्वेश्चन को बताया गया है कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, पूरे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ संगलन। तो ये संगलन पे इसका आंसर हुआ संगलन। अब केंद्रीकरण कहलाता है किसी का बाहर की तरफ बिखरना, बाष्पीकरण कहलाता है द्रव का वाष्प में बदलना, और आसवन कहलाता है आसवन। दो प्रक्रियाओं का एक योग है। दो प्रक्रियाओं में अगर हम देखें, और जो आसवन है, आसवन दो प्रक्रियाओं का योग है, यानी बाष्पीकरण प्लस आसवन। संघनन, बाष्पीकरण और संघनन दो प्रक्रियाओं का योग कहलाता है आसवन। तो यानी हम किसी द्रव को अगर वाष्प में बदले और वाष्प को फिर से वापस ठंडा कर दें, द्रव में बदले तो संघनन कर दें, तो वो कहलाता है आसवन। तो इसका सही आंसर हुआ संगलन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आवर्त सारणी में कुछ तत्व दिए गए हैं। इसमें लिखा है उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम देखना है। तो धात्विक गुणधर्म हमें पता होना चाहिए। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा जो धात्विक गुण होगा वो सबसे नीचे वाले तत्व में सबसे ज्यादा होगा, यानी सबसे ज्यादा किसमें होगा, पोटेशियम में। तो पोटेशियम सबसे नीचे है, इसका मतलब इसमें धात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा। और बाएं से दाएं चलने पर अगर हम देखें तो बोरोन में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया बाएं से दाएं चलने पर घटता है और ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। तो सबसे ऊपर क्या है, बोरोन। तो हमें देखना है कि पोटेशियम में सबसे ज्यादा और बोरोन में सबसे कम। ऐसा कहाँ है? ऐसा केवल एक में है, पहले नंबर में। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ 1। बुद्धबंधन है ना। अब आया कि सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि क्या कर देता है? तो देखो जरा, हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस तो खुद जलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कोई लेना देना नहीं है जलने से। ऑक्सीजन गैस जलन में सहायक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ये बुझाती है। तो अग्निशामक यंत्र में उस गैस का उपयोग किया जाएगा जो गैस को बुझाती है। तो इसका सही आंसर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO यानी इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सी चीज ऑक्सीकृत हो रही है, कौन सी चीज अपचयित हो रही है, क्रमशः बताना है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है? जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जिसकी बढ़ती है वो क्या कहलाता है, उसका होता है ऑक्सीकरण। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है, उसका होता है अपचयन। अब इसमें देखा जाएगा, इसमें अगर CuO देखें तो इसमें देखो जरा, इसकी दोनों की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे Cu की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2 है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें -2 वाला जुड़ा हुआ है। अब हम इस तरफ जब जाएंगे तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या तो हो गई यहाँ पे 0 और H की हो गई यहाँ पे +1। तो अब इसमें हम देखें, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या बढ़ गई, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण, और CuO का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। तो अपन देखें ऐसा आंसर क्या है, ये है पहले ऑक्सीकरण तो बाद में अपचयन। तो ऑक्सीकृत हो रहा है क्या, हाइड्रोजन, तो अपचयित हो रहा है Cu, यानी इसका आंसर हुआ सेकंड। अगला क्वेश्चन है, बादल की परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है? तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या कहलाती है? परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, अधिक मात्रा, तो वो कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। अब देखा जरा, अगर हम भूल जाएं कि किसी परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, तो देखो जरा, जिसकी मात्रा कम होती है उसमें अक्षर भी कम है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसमें अक्षर भी ज्यादा है। तो ज्यादा मात्रा वाला परिक्षेपण माध्यम, कम मात्रा वाला परिक्षिप्त प्रावस्था। इसमें 4.5 अक्षर, इसमें 5 अक्षर। अब बादल में हम देखें कौन सी चीज परिक्षिप्त प्रावस्था, कौन सी चीज परिक्षेपण माध्यम है।
तो देखो जरा, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कम मात्रा, परिक्षेपण माध्यम माने ज्यादा मात्रा। तो गैस बादल में क्या होती है, गैस ज्यादा होती है और द्रव कम होता है, इसलिए इसका आंसर हुआ सेकंड। क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं जितने परमाणु। अब जितने परमाणु कायम है, जितने परमाणु, देखो जरा कार्बन, इसकी जो तुलना की गई है वो कार्बन परमाणु के आधार पर की गई है। कैसे कार्बन परमाणु के आधार पर? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो इसको आधार मान के की गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब पुराना तत्व है और हर चीज में उपस्थित है। तो अगर कार्बन परमाणु में देखें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, यानी एक मोल परमाणु में जो अणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23 होती है। तो इतनी जो संख्या होगी वो हर एक मोल में इतनी ही होगी। तो अगर ये काय के आधार पर माना गया है, इसका आधार क्या माना गया है? कार्बन 12 यानी C12 का मतलब इसका द्रव्यमान 12 है, तो 12 ग्राम में एक मोल होगा, तो इसका आंसर होगा 12 ग्राम कार्बन है। अब देखो जरा, ये 7वां क्वेश्चन है, XYZ तत्वों की परमाणु संख्याएं 8, 12 और 17 है, निम्न में से कौन सी परमाणु एक ही तत्व के आवर्त के होंगे? तो देखो जरा, हमने इसमें क्या किया, 8, 12 और 17 तीनों के हमने पोजीशन बता दी है। आवर्त सारणी में ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है। तो 8 जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, और 12 जो तत्व है वो मैग्नीशियम है, और 17 जो तत्व है वो क्लोरीन है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एक ही आवर्त के कौन से तत्व हैं? तो वो मैग्नीशियम और क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम कहाँ? दूसरे नंबर पे और क्लोरीन तीसरे नंबर पे, यानी बाई और जेड इसका आंसर हुआ तीसरा बाई जेड। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से संकलन अभिक्रिया कौन सी होगी? तो इसका आंसर है सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल की क्रिया। जब इसके साथ क्रिया होगी तो ये दो प्रकार की क्रिया होती है। जब सांद्र H2SO4 के साथ अगर इसके 2:1 में होगी तब तो ईथर बनता है, और जब 1:1 में होगी तो बनेगा क्या? निर्जलीकरण की क्रिया होगी और ये एथीन बनेगा। ये आंसर। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ M2O3 ऑक्साइड बनाता है। तो M क्या है? तो हमें M क्या है यहाँ पे हम देखें कि M2O3, इसका मतलब क्या हुआ कि M की संयोजकता कहलाई 3, तभी तो वो ऑक्सीजन में लग गई। तो M की संयोजकता 3 क्या है? देखो, सोडियम की संयोजकता तो 1 है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, जबकि हमें चाहिए 3 संयोजकता वाला, यानी आंसर हुआ एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S में अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के अनुपात द्रव्यमान के अनुसार अनुपात क्या है? तो देखो जरा, हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, परमाणु द्रव्यमान है 1, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 16। तो इसका जो सल्फर है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना? 32, परमाणु क्रमांक 16, परमाणु द्रव्यमान 32। तो अगर इसको हम क्या करें, ऐसा तो कहीं पे है नहीं है, तो इसको 2 से काट दो, 2 × 1 = 2 और 16 दूनी 32, तो 1:16, यानी आंसर हुआ सेकंड। कम सक्रियता की धातुओं का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, बहुत अधिक विषैली गैस है, तो वो कौन सी गैस है? सबसे ज्यादा विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? अपन को ये पता होना चाहिए कि किसी में इलेक्ट्रॉनों की जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और उसका उतना ही परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु भार क्या है? परमाणु भार हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि परमाणु भार लगभग परमाणु क्रमांक से दुगना होता है। तो अगर हम इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, इतना सही है। परमाणु संख्या ये तो ज्यादा हो नहीं सकती, ये गलत है, यानी इसका सही आंसर हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी प्रोटॉनों की संख्या उतनी परमाणु क्रमांक, और परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या होती है लगभग दुगनी, यानी सेकंड आंसर सही है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें एक कोई परमाणु या एक कोई धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर दे। तो देखो जरा, इसमें इसके लिए रूल लागू होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Hg, Au और ये दोनों तो नीचे वाले हैं। अगर इसमें ऊपर वाले की बात करें तो ये दोनों ऊपर वाले हैं, लेकिन इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से जो जिंक है ये इसको हटा पाएगा। जिंक क्यों हटा पाएगा? क्योंकि जिंक Fe से ज्यादा क्रियाशील है, यानी जब हम Zn और FeSO4 की क्रिया करेंगे तो रिएक्शन होगी क्या? ZnSO4 बन जाएगा और Fe निकल जाएगा। तो जब कोई एक धातु को क्या कर दिया इसने, Zn ने Fe को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि Zn क्या है? Zn अधिक
सक्रिय धातु है, क्योंकि इसका जो उपस्थिति है विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो ऊपर है, इसलिए ये इसको विस्थापित कर सकता है, इसलिए इसका आंसर हुआ तीसरा। अगला क्वेश्चन है, दो पदार्थ P की आपस में अभिक्रिया करके मीठी गंध वाला R बनाते हैं, तो इसका जो आंसर हुआ मीठी गंध वाला R क्या है कि जब एस्टरीकरण क्या है, एस्टरीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में मिलकर के एस्टर बनाते हैं, तो एस्टर का निर्माण कहलाता है एस्टरीकरण। और एस्टर जो बनता है उसमें क्या होता है, उसमें फलों की समान गंध आती है, मीठी गंध आती है, इसलिए इसका आंसर हुआ 4। अगला क्वेश्चन है, जब ताजा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएच कहलाता है, पीएच मान जो होता है वो 7 पर तो होता है उदासीन, 7 पर उदासीन है, 7 से नीचे अम्लीय है और 7 से ऊपर क्षारीय है। दूध क्या है, मिल्क हल्का क्षारीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, दूध जो है हल्का अम्लीय होता है। लेकिन जब दूध से दही में परिवर्तित हो जाए, दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, और जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो लैक्टोज शर्करा कन्वर्टेड हो जाती है काय में, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक अम्ल है, तो अम्ल में क्या हो जाता है, पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, यानी उसकी जो पीएच मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड जब जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो देखो जरा, जब सिल्वर NaCl की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, AgNO3 से कराते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ पे AgCl बनता है और NaNO2 बनता है। अब NaNO3 बनता है। अब इसमें क्या है कि जो AgCl है वो सफेद अवक्षेप के रूप में नीचे अवक्षेपित हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो सिल्वर है, सिल्वर को विस्थापित भी कर दिया सोडियम ने, क्योंकि सोडियम ज्यादा क्रियाशील है और सिल्वर कम क्रियाशील है, तो सोडियम को विस्थापित कर दिया, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, दो चीजें विस्थापित हो गई, इसने उसको विस्थापित कर दिया, इसने उसको विस्थापित कर दिया। विस्थापन होने के साथ साथ इसमें क्या है, इसने क्या कर दिया, जो AgCl है उसको अवक्षेपित कर दिया, इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसमें क्या हो गया, अवक्षेपण भी है, यानी ये वाली भी अभिक्रिया है और द्विविस्थापन भी अभिक्रिया है। अब इस 4 ऑप्शन में हमने देखा है इसमें 1 और 3 हो, 1 और 3 किसमें है, 1 नंबर में, इसलिए ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे क्या नहीं होता, अब उसमें जंग लगने की बात तो है नहीं, अपक्षय वियोजन की बात तो है नहीं, विकृत गंधी होता है। विकृत गंधी का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो कैसी होती है, वो एक अक्रिय गैस है, और इस गैस की उपस्थिति में उसके अंदर जीवाणु जिंदा नहीं रह सकते। जब जीवाणु रहेंगे नहीं तो उससे कोई ऐसा पदार्थ नहीं बनेगा जिससे कि वो कोई दूसरे भागों में, जहरीले भागों में टूट जाए, इसलिए वो क्या होगा, ना तो उससे गंध आएगी, ना ही वो छोटे रूपों में अपघटित होगा, इसलिए उसको, ताकि वो क्या रहे, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग ऑक्साइड, एक तो P ऑक्साइड है, एक Q है, तो दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों अभिक्रियाओं की जो अलग अलग ऑक्साइड है वो क्या कहलाएंगे, देखो जरा इसमें लिखा हुआ है P HCl से अभिक्रिया करता है परंतु NaOH से नहीं करता। जब P एक ऐसा है जो HCl से तो अभिक्रिया करता है, अगर HCl से अभिक्रिया करता है तो HCl क्या है, एक अम्ल है, तो निश्चित है कि जो P है, P क्या होगा, P क्षार होगा, यानी P क्या है, P क्षार है, तभी तो HCl से क्रिया करता है। Q क्या है, Q HCl और NaOH दोनों से अभिक्रिया करता है। अगर Q की बात करें, जब वो HCl से अभिक्रिया करता है तो वो क्षार भी होगा, और क्षार से क्रिया करता है तो वो अम्ल भी होगा। तो जब वो Q क्या है, Q अम्ल भी है क्योंकि वो क्षार से क्रिया करता है, और क्षार भी है क्योंकि वो अम्ल से क्रिया करता है, तो इसमें जो दोनों चीजें हैं तो क्या है, P तो क्षार है और Q उभयधर्मी है, यानी आंसर हुआ 4। अगला क्वेश्चन है, R एक सफेद पदार्थ है जो केक बनाने में उपयोग होता है, गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प देता है, तो और सफेद ठोस में बदल जाता है, तो ये क्या हो सकता है। तो देखा जाए ये क्या होगा, जब ये केक बनाने में उपयोग होता है तो केक बनाने में उसका उपयोग किया जाता है जो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, तो इसका आंसर हुआ क्या, NaHCO3। क्यों, क्योंकि जब NaHCO3 को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, देखो जरा, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये काय में बदल जाता है, Na2CO3 में बदल जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, खाने का सोडा है, ये धोने के सोडे में बदल जाता है, और क्या निकलता है, CO2 भी निकलती है और H2O भी निकलता है,
और ये सफ़ेद पदार्थ में बदल जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ दूसरा। अगला क्वेश्चन है जल की 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। तो हम पहले से बता चुके हैं कि 1 मोल में जो परमाणु होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, बंद कर कितनी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, जल की 1 मोल जल का अणु क्या है, H2O। H2O में अगर हम परमाणु की संख्या देखें तो देखो जरा 1 मोल में अणुओं की संख्या तो इसमें कितनी होगी, H2O में अणु होंगे 6.022 गुणे 10⁻23। ये कितनी होगी, 1 मोल जल में अणुओं की संख्या। अब चूंकि उन्होंने परमाणुओं की संख्या पूछी है, इंपॉर्टेंट बात। अब परमाणु की संख्या 1 मोल में कितने परमाणु है, 3 परमाणु। इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0, 3 का यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 10⁻23, यानी ये आंसर होगा इसका। तो ये आंसर आ जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है। ओजोन क्या है, हमारे 10 से 15 किलोमीटर ऊपर वायु पृथ्वी की सतह से ऊपर एक परत पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। तो यह आवश्यक क्यों मानी गई है, इसलिए मानी गई है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें या जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर नहीं आने देती है, पृथ्वी पर आने से रक्षा करती है, विकिरणों से रक्षा करती है हमारी, इसलिए ये आवश्यक है। तो देखा जरा, रहमान ने 2 परख ली, ताजा चूने का पानी लिया, एक का परख ले ली, एक खा परख ले ली, और दोनों में क्या किया, दोनों में मुंह से वायु फूकी। मुंह से वायु फूकने पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कुछ देर बाद जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो चूने का पानी है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी होता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है, तो क्या बदल जाता है, CaCO3 में बदल जाता है। और CaCO3 क्या है, CaCO3 एक प्रकार का सफेद पदार्थ है, दूधिया रंग का पदार्थ है। और ये CaCO3 का बनना क्या है, क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि जब हमने सांस स्ट्रॉ में अपनी हवा फूकी है तो हमारी वायु में क्या है, हमारी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होगी। निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। निश्वासित का मतलब हुआ कि जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, एक होती है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। तो निःश्वसन माने बाहर छोड़ना और निःश्वसन माने अंदर लेना। तो बाहर छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह बात इसमें सिद्ध हो जाती है। हमारे मुख में तरल पदार्थ जो भोजन को निगलने के लिए आसान बनाता है वो क्या कहलाता है, वो लार है। लार भोजन को चिकना बना देती है, जिससे आसानी से हम गटक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैनक्रियाटिक या अग्नाशय या पैनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो प्रोटीन में सहायक कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम ये आमाशय में नहीं स्रावित होता, केवल और केवल पैनक्रियास से छोटी आंत में स्रावित होता है। जबकि ये वाला एंजाइम है लाइपेज एंजाइम, ये वसा का पाचन करता है, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन ये एंजाइम कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद इसका सही आंसर हुआ ट्रिप्सिन। इसके बाद आया मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन और शीतलन दाब कितना है। तो प्रकुंचन कहलाता है सिस्टोलिक, अनुशीतलन कहलाता है डायस्टोलिक। तो मनुष्य में जो शीतलन दाब होता है हमेशा कितना, प्रकुंचन दाब होता है 120 और शीतलन होता है 180। इसका आंसर हुआ 4th। अगला क्वेश्चन है गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों में अगर दोनों सतहों पर वैसलीन लगा दी जाए तो क्या होगा। देखो यार, अब पत्तियों में क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के द्वारा ही हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो यानी उसी के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, यानी श्वसन प्रभावित हो जाएगा। उसी के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। उसी के द्वारा जो क्षेत्रों के द्वारा ही पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है तो उत्सर्जन भी नहीं होगा और वाष्प उत्सर्जन भी नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के चारों प्रक्रियाएं क्या हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। तो आंसर हुआ 4th। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया 27 सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन और रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। इसका कारण क्या है। अब उसमें लिखा दिन के समय केवल ऑक्सीजन और रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के समय वो क्या करते हैं, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। रात के समय क्या है, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्यों करते हैं, क्योंकि रात के समय प्रकाश होता नहीं है और जब प्रकाश नहीं होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएंगे। इसलिए केवल क्या करेंगे, केवल और केवल श्वसन करेंगे और श्वसन में ऑक्सीजन गैस
लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। ये वजह है इसकी। यानी आंसर हुआ क्या कि पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की गति तीव्र करते हैं। तो तीव्र होने से क्या होता है, वो जो जितनी श्वसन की क्रिया में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो उसका यूज कर लेते हैं काय में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। इसलिए दिन में केवल क्या कर निकालते हैं, केवल ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, रात की समय जब CO2 निकालते हैं। क्या होता है जब सूक्ष्म जीव की संक्रमण के कारण जाइलम पोत या जाइलम वेसल्स क्या होती है, पादप की अवरुद्ध हो जाती है। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है, जड़ों से ऊपर पानी जाता है, और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पत्तियों में बना हुआ भोजन नीचे आता है। तो अब उन्होंने बताया कि अगर जाइलम अवरुद्ध हो जाए तो क्या होगा। तो जाइलम में क्या हो जाएगा, जल का जो जड़ से पत्तियों तक ऊपर पहुंचना है वो क्या हो जाएगा, उसकी गति प्रभावित हो जाएगी, वो नहीं जा पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादप साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक होती है वो क्या होती है, चपटी एपिथेलियम, चपटी एपिथेलियम। ये तो एपिथेलियम जो प्रकार है, एपिथेलियम प्रकार का जो है वो वर्णात्मक कार्यक्रम होता है, मतलब ये चयन करता है कि हमें किसको अंदर ले जाना है और किसको अंदर नहीं ले जाना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। नर कोशिका माने शुक्राणु और मादा कोशिका मतलब अंडाणु, दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उसे निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पारितंत्र में अपघटक का चयन करें। अपघटक क्या है, गिद्ध। अगर गिद्ध की बात करें तो ये तो सर्वोच्च उपभोक्ता है, सिंह की बात करें तो सर्वोच्च उपभोक्ता है, दीमक की बात करें, कवक की बात करें तो जो कवक है सबसे लास्ट में क्या करता है, मरे हुए चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सबको लास्ट में कवक क्या कर देता है, सूक्ष्म छोटे छोटे कणों को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, तो अपघटक कहलाता है कवक। आंसर हुआ थर्ड। टहरी तथा अल्पमति जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, तो इसकी वजह क्या है, इसका आंसर हुआ सेकंड, यानी 1, 2 और 3। यानी क्षेत्र के वनस्पति को पूर्णतः नष्ट भी हो जाएगी, तो वनस्पति जब बांध की ऊंचाई हो जाएगी तो बहुत ज्यादा क्षेत्र भर जाएगा, तो जीव भी नष्ट हो जाएगी और वनस्पति भी नष्ट हो जाएगी। क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों और जानवरों का विस्थापन होगा, क्योंकि जो जानवर रहेंगे वो पानी भरा हुए कारण वो भाग जाएंगे, वनों को कटाव हो जाएगा क्योंकि वहां पर पानी होगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हुआ सेकंड। चिपको आंदोलन में कौन से महत्वपूर्ण शब्द प्रसिद्ध किया जाता है, तो इसमें है वन संरक्षण प्रयासों का समुदाय को उपेक्षित करना, विकास क्रियाकलापों के वनों को उन्मूलन, चौथा है सरकारी प्रतिष्ठान निर्विवाद अधिकार। तो इसका सही आंसर हुआ वन संरक्षण प्रयासों को समुदाय को संतुलित करना, क्योंकि वन संरक्षण का जो प्रयास कर रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि चिपको आंदोलन का ऐसे संबंधित है कि वनों को बचाया गया था। निम्न आरेख मनुष्य के लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। लिंग निर्धारण में क्या होता है, जो लड़का होता है उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और लड़की में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें अगर क्रॉस देखें तो यहाँ पे जो X आया और इसका जो X आया, तो जे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे XX बनेगा। और उन्होंने चौथी संतति पूछी है तो यहाँ पे X आया और यहाँ से Y आया, तो यहाँ पे XY आया। तो इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट वाले को पूछा, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला लड़की होगा, यानी फर्स्ट वाला लड़की है, फोर्थ वाला लड़का है, यानी आंसर हुआ चौथा। दिखाए गए जंतु के लक्षणों का परीक्षण कीजिए। तो जंतु में जो चित्र में जो जंतु दिखाया गया है उसके जो पैर हैं वो जुड़े हुए पैर हैं, और जुड़े हुए पैर का मतलब हुआ क्या, आर्थो मीन्स जुड़े हुए और पोडा मीन्स पैर। अगर पहली बात करें हम इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब हुआ कि उसमें कांटे, त्वचा पर कांटे पाए जाएंगे। एनेलिडा, एनल मीन्स होती है रिंग, यानी इनका जो शरीर होगा वो रिंग टाइप का बना होगा, रिंग टाइप का बना हुआ यानी छल्ले से बने होंगे, जैसे कि केचुआ में होता है, तो इसमें केचुआ आता है। आर्थोपोडा, आर्थोपोडा का मतलब होता है आर्थो मीन्स जुड़े हुए और पोडा मीन्स पैर, तो जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, तो इसमें जुड़े हुए पैर हैं, यानी ये आर्थोपोडा संघ का जंतु है। पॉरीफेरा का मतलब क्या हुआ, पॉरीफेरा का मतलब होता है, पोर मीन्स होते हैं छिद्र और फेयर मीन्स शरीर के चारों तरफ, तो चारों तरफ अगर छिद्र होते तो पॉरीफेरा। एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल हुआ सितारा मछली, इसका एग्जांपल हुआ नेरीज या केचुआ, इसका एग्जांपल सभी कीट वर्ग, जितने भी कीट आएंगे वो सभी के सभी आर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। तो पूरे सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा संघ है आर्थोपोडा संघ। इसके बाद आ गया पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में मतलब समुद्री पिचकारियां वगैरह आती हैं। उर्वरक के संदर्भ में सही कथन क्या है, उर्वरक जैसा कि नाम से पता चलता है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं, और साथ में क्या है,
साथ में ये एक उत्तम वनस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है और पौधों को उन्नति प्रदान करता है। तो पहला और चौथा किसमें है? पहला और चौथा है, तीसरा इसमें, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अब आगे निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ जंतुओं को बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल बनाता है? तो जंतुओं को बाह्य कंकाल अंतःकंकाल किस कौन बनाता है? कार्बोनेट के लवण बनाते हैं, यानी वो भी कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी बाह्य कंकाल यानी क्या? जो हड्डी वगैरह होती है, नाखून वगैरह होते हैं, ये सब में इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसी प्रकार क्या है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो अगर इसमें हम देखें कि कौन सी बात सही है, तो इसका मतलब पहला आंसर हुआ किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों एवं जंतु की विभिन्न प्रजातियों का द्योतक है। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। अगर जो दूषित जल से जो बीमारी होती है वो इसके द्वारा फैल जाएगी। तो हैजा नामक एक बीमारी है जो कि दूषित जल से फैलती है। इसका जो जीवाणु है वो है विब्रियो कॉलरी, यानी इसको इंग्लिश में कॉलरा बीमारी कहते हैं। अधिकांश पादप में चारे के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। बरसीम एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया कि जो गोली है, गोली को अगर यहाँ से छोड़ा जाए तो ये कहाँ तक जाएगी? इस वाले में ऊंचाई तक जाएगी, इसमें जाएगी, कहाँ तक जाएगी? तो इसके चूंकि सभी के कोण समान है, इसलिए सभी तलों में स्थितियाँ क्या रहेंगी? समान रहेगी, यानी इसकी ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि ये समान तल पर है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन पता चल गए। अब बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, इसलिए आगे क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में देखें।